नमस्कार दोस्तों, आज की स्टूडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर को ढंग से समझना है, अच्छी तरह से समझते हुए चलना है। कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर पूछें। किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट जरूर करें और वीडियो को हर क्लास 10th में पढ़ने वाले स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाएं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो, नहीं लगती तो मत करना, लेकिन अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना मेरे भाई। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं साइंस, क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 1 और उसका नाम है बता दिया रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है जी साहब, तो सबसे पहले हम इसमें ये जानने वाले बच्चों कि ये रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनो, जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ रहे में आ रही है बात है। जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहने वाले, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे बच्चों। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें, कुछ उदाहरणों की बात करें तो पहला एग्जाम्पल ये हम बता रहे हैं यहाँ पर कि मैग्नीशियम की छड़ को वायु की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। यानी मैग्नीशियम की छड़ है बच्चों। ठीक है, मैग्नीशियम की छड़ है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, मैग्नीशियम की छड़ है, इसको वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर कि मैग्नीशियम की छड़ को ऑक्सीजन यानी वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है बच्चों। और एग्जाम्पल की अपन बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लो दानेदार जिंक को, सुनना ध्यान से, दानेदार है ना, दानेदार जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाने पर, यानी दानेदार जिंक है उसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जब मिलाया जाता है तो क्या होता है बच्चों, बुलबुले के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। बुलबुले के साथ क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। क्यों निकल रही है, यहाँ पर भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पर भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेड नाइट्रेट, सुनना ध्यान से, लेड नाइट्रेट के विलयन को पोटेशियम आयोडाइड के विलयन के साथ मिलाने पर लेड आयोडाइड का पीला अवक्षय प्राप्त होता है। लेड आयोडाइड का पीला अवक्षय प्राप्त होता है। क्यों हो रहा है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया। तो ये जितने तीनों एग्जाम्पल किसके उदाहरण हैं, रासायनिक। आपसे पूछा जाए बच्चों रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण द्वारा बताइए, तो आप तीनों उदाहरणों में से कोई सा भी उदाहरण दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया किसी काम में, जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तीन उदाहरण बता दिए। पहला, मैग्नीशियम की छड़ को वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होगा। दूसरा बता दिया कि दानेदार जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जब मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है बुलबुले के साथ। ठीक है, तीसरा बता दिया, तीसरा है कि लेड नाइट्रेट के विलयन को पोटेशियम आयोडाइड के विलयन के साथ मिलाने पर लेड आयोडाइड का पीला अवक्षय प्राप्त होता है। तो तीन एग्जाम्पल बता दे, तुम्हारी मर्जी पड़े जो दे देना भाई, तुम्हारी मर्जी पड़े जो दे देना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखो, आपने कहा, मैंने कहा, कैसे भी मान लो कि आप बोलोगे कि सर आपने बताया कि ये उदाहरण रासायनिक अभिक्रिया, हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा टॉपिक समझो भाई। टॉपिक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक शर्त, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक शर्त, या ऐसे बोले रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त प्रेक्षण, रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त प्रेक्षण। तो 4 प्रेक्षण प्राप्त होंगे, यानी जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी बच्चों तो हम यहाँ पर 4 प्रेक्षणों से पहचान सकते हैं, 4 बातों से पहचान सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। कौन कौन सी बातें हैं। तो पहली बात क्या है बच्चों कि
पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, यानी अवस्था परिवर्तित हो सकती है, अवस्था परिवर्तित हो सकती है। जैसे बच्चों ध्यान सुनना, मैं आपसे कह रहा हूं कि दूध का दही में बदलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। मैंने क्या बोला कि दूध का दही में बदलना एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब दूध अलग अवस्था में हो और दही अलग अवस्था में, बात समझ लेना ध्यान से। तो अवस्था चेंज हो रही है, अवस्था क्या हो रही है, चेंज। तो यानी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ताप में परिवर्तन हो सकता है, टेम्परेचर बदल सकता है। तीसरा पॉइंट, रंग में परिवर्तन हो सकता है। और चौथा पॉइंट, गैस निकल सकती है बच्चों। तो अगर ये चारों बातें, अगर किसी ना किसी कोई भी रिएक्शन हो रही है और अगर चारों में से कोई ना कोई बात हमारे को मिल रही है, कोई ना कोई प्रेक्षण हमको दिख रहा है कि हाँ ये हो रहा है, इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्लियर होगी ना रासायनिक अभिक्रिया? बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं रासायनिक समीकरण पर। किस पर? रासायनिक। पूरा फोकस आपको बनाए रखना है, पूरा फोकस भाई, पूरा फोकस बनाए रखना है। बिल्कुल आपको मैं कह रहा हूँ 100% समझ में आएगा यार। आप तो वीडियो तो देखो और शेयर जरूर कर देना, समझ में आ जाए तो शेयर जरूर कर देना बिना कहीं भाई, है ना। मतलब समझो यार बच्चों, है ना। शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करनी है आपको। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, बिंदास मस्त रहो, पूरा समझ में आएगा, टेंशन मत लो आप। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण। तो किसे कहते हैं रासायनिक समीकरण? टॉपिक है अपना रासायनिक समीकरण। बच्चों ध्यान सुनो, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों या यौगिकों को, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों या यौगिकों को उनके प्रतीकों या अणुसूत्रों के रूप में प्रदर्शित करने पर प्राप्त समीकरण क्या कहलाती है भाई? रासायनिक समीकरण कहलाती है। वापस सुन लो, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित तत्वों या यौगिकों को उनके प्रतीकों या अणुसूत्रों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो जो समीकरण प्राप्त होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब बच्चों ध्यान सुनो, जो रासायनिक समीकरण होती है ना, इसको दो प्रकार से लिखा जाता है। कितने प्रकार से लिखा जाएगा? दो प्रकार से। नंबर एक ध्यान सुनना, शब्दों के रूप में, और नंबर दो पे है सूत्र के रूप में। ध्यान सुनना बच्चों, नंबर एक पे शब्दों के रूप में और नंबर दो सूत्र के रूप में। क्लियर? ओके। अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं शब्दों के रूप में कैसे लिखेंगे भाई, शब्दों के रूप में कैसे लिखेंगे। तो ध्यान सुनना, पूरी थ्योरी समझना। पहले शब्दों के रूप में कैसे लिखेंगे, पूरी थ्योरी समझना, ठीक है। अभी समझाएंगे, हर चीज़ समझाएंगे, लेकिन पहले थ्योरी ध्यान से सुनो, थ्योरी ढंग से समझो। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि शब्दों के रूप में रासायनिक समीकरण को अभिकारकों व उत्पादों के मध्य तीर का चिन्ह लगाकर दर्शाया जाता है। यानी कि रासायनिक जो समीकरण लिखेंगे शब्दों के रूप में, उसमें अभिकारकों व उत्पादों के मध्य एक तीर का चिन्ह लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों को तीर के निशान के बाईं ओर तथा उत्पादों को तीर के निशान के दाईं ओर जोड़ बोले तो प्लस का चिन्ह लगाकर दर्शाया जाता है। तीर का सिरा सदैव उत्पाद की ओर होता है, जो अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? वापस सुन लो एक बार, वापस से ध्यान से सुन लो बच्चों, कि शब्दों के रूप में रासायनिक समीकरण को अभिकारकों व उत्पादों के मध्य तीर का चिन्ह लगाकर दर्शाया जाता है या लिखा जाता है। अभिकारकों को तीर के निशान के बाईं ओर तथा उत्पादों को तीर के निशान के दाईं ओर जोड़ यानी प्लस का चिन्ह लगाकर लिखा जाता है या दर्शाया जाता है बच्चों। ठीक है, तीर का सिरा सदैव उत्पाद की ओर होता है, जो अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। अब ध्यान सुन लेना बच्चों। जैसे अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण क्या है बच्चों? जैसे हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है, और रासायनिक अभिक्रिया है बच्चों हमारे पास कि मैग्नीशियम की छड़ को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। मैग्नीशियम की छड़ को वायु की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। अब इसको शब्द समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे बच्चों? ठीक है, ध्यान सुनो। हमने कहा कि मैग्नीशियम की छड़ है, हमने क्या कहा? मैग्नीशियम की छड़ है। तो अब बच्चों ध्यान सुनना, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। अब जो मैग्नीशियम की छड़ है, इसको हम वायु की उपस्थिति में जला रहे हैं। वायु बोले तो ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पर कहेंगे ऑक्सीजन भाई, ऑक्सीजन। इसकी उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या प्राप्त हो रहा है? हमको प्राप्त हो रहा है बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमको प्राप्त हो रहा है मैग्नीशियम। हमको क्या प्राप्त हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या प्राप्त हो रहा है? श्वेत चूर्ण प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या है? ये हमारी क्या है बच्चों? ये हमारे शब्द समीकरण क्या होगी? शब्द समीकरण होंगे।
बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो यानी कि हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया क्या थी? हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया थी कि मैग्नीशियम की छड़ को वायु की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त होगा। तो ये हमने प्रतीकों के रूप में इसको लिख दिया, समझ रहे हो? यानी मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत चूर्ण प्राप्त हो रहा है। एक और उदाहरण सुनो आप, एक और एग्जाम्पल सुनो बच्चों, एक और एग्जाम्पल सुनो। दानेदार जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाने पर, दानेदार जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाने पर हाइड्रोजन बुलबुले के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है, बुलबुले के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। ध्यान सुनो, अभी समझ रहे ध्यान से। तो दानेदार जिंक यानी हमारे पास जिंक था बच्चों, उसको हमने किस में डाल दिया? उसको हमने डाल दिया सल्फ्यूरिक अम्ल में, यानी तनु लिखो तो लिख दो कोई दिक्कत नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल में, सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल दिया, सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल दिया। अब जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल में डाला तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलेगी, लेकिन उससे भी पहले बच्चों यहाँ पर दो प्रोडक्ट निकलेंगे, लेकिन उससे पहले होता है यहाँ पर बनता है बच्चों जिंक सल्फेट। क्या बनता है? जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। और हमारे पास निकलती है बच्चों हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी बच्चों, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब आप कहोगे कि सर फिर आपने तो जिंक सल्फेट का तो नाम ही नहीं लिया, आपने तो डायरेक्ट बोला कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये क्यों नहीं बोला आपने? तो बच्चों एक बात ध्यान सुनो, प्रधानमंत्री है या प्रधानमंत्री को छोड़ो, आप तो प्रधानमंत्री को छोड़ो, पिक्चर देखते हो ना, मूवी देखते हो, शाहरुख खान की पता नहीं क्या, आप जो जिसकी भी देखते हो है ना, किसी की भी मूवी देखते हो, जब गाना आता है, सॉन्ग आता है, डांस होता है, तो जो हीरो और हीरोइन होती है ना, उनको हाईलाइट किया जाता है, उनको दिखाया जाता है, उनके पीछे देखा करो कितने डांस कर रहे होते हैं, क्या उनका कोई मतलब नहीं है? ऐसे झूम रहे होते, ऐसे झूम रहे होते, कोई मतलब है उनका? नहीं मतलब है बच्चों, डन 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 ऐसे नाच रहे होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं। लेकिन हाईलाइट किसको किया जाता है? हाईलाइट किया जाता है हीरो और हीरोइन को। तो यहाँ पर हीरो कौन है? हाइड्रोजन गैस है बच्चों, हीरो कौन है? हाइड्रोजन गैस, इसलिए हाईलाइट किया गया है, ठीक है? ये तो जिंक सल्फेट को अपना नहीं बता रहे। अब बच्चों ध्यान सुनो, ये हमारी क्या होगी? ये हमारी शब्द समीकरण होगी। क्या होगी? शब्द समीकरण होगी साहब, समझ रहे हो बात को? शब्द समीकरण होगी, कोई दिक्कत? अब बच्चों हमने बोला शब्द समीकरण जो होती है इसमें अभिकारक, अब अभिकारक जो होंगे तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ये वाले अभिकारक है, ये वाले क्या है यहाँ पर? अभिकारक है, ये वाले क्या है? अभिकारक। और ये वाला यहाँ पर है बच्चों उत्पाद, ये वाला क्या है यहाँ पर? उत्पाद। इसी प्रकार इसमें भी ये वाला यहाँ पर क्या है बच्चों? अभिकारक है। ध्यान सुनना बात को, अभिकारक है। और ये वाला यहाँ पर क्या है? ये दोनों उत्पाद है बच्चों, उत्पाद है, उत्पाद है, ठीक है? अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता चला कि ये अभिकारक है और ये उत्पाद है? अरे डटो, अभी बताएंगे, अभी बताएंगे, डटो, रुक जाओ। अब ये वाले अभिकारक है और ये वाले क्या है? उत्पाद है बच्चों, ठीक है? तो अभिकारकों को हमने किधर लिख दिया? अभिकारकों को देखो, अगर देखोगे तो ये अभिकारक है, इसको मैंने बाईं ओर लिख रखा है, बाईं ओर लिख रखा है, और जो उत्पाद इसको मैंने दाईं ओर लिख रखा है। बात समझ में आ रही है? दाईं ओर लिख दिया। इसी प्रकार जो ये अभिकारक इसको हमने बाईं ओर लिख रखा है, बाईं ओर लिख रखा, और जो उत्पाद इसको किधर लिख दिया? दाईं ओर लिख दिया, दाईं ओर लिख दिया। कोई तकलीफ वाली बात है? दाईं ओर लिख दिया, लिख दिया, चलो जी। और इन दोनों के बीच में तीर का चिन्ह भी लगा दिया भाई, तीर का चिन्ह लगा दिया। और अगर मान लो देखो अभिकारक तो होंगे, दो ही होंगे, एक से काम नहीं चलता, अभिकारक हमेशा दो होंगे, तो इनके बीच प्लस का चिन्ह भी लगा दिया। और अगर उत्पाद दो बनते तो वहाँ पर भी प्लस का चिन्ह लगाएंगे, अगर अकेला है तो भाई प्लस का चिन्ह लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है? लेकिन अब बात ये आती है कि चलो ये तो मान लिया सर कि आपने ये अभिकारक इनको बाईं ओर लिखा, उत्पादों को दाईं ओर लिख दिया, ठीक है? तीर का चिन्ह भी लगा दिया, तीर का सिरा जो है वो सदैव उत्पाद की तरफ होता है, मान लिया, ये भी मान लिया। लेकिन हमें ये बताओ कि आपने ये अभिकारक माना और ये उत्पाद माना, ये क्यों? आपको कैसे पता चला कि ये अभिकारक है और ये बड़ा उत्पाद है? भाई समझाते हैं बच्चों, ठीक है? अब देखो, तो ये तो शब्द समीकरण जल्दी से आप नोट कर लेना इनको खोज करके, ठीक है? अब बच्चों ध्यान सुनो, बच्चों ध्यान सुनो। अभी हमने लिखा, अभी हमने क्या लिखा? अभी हमने लिखा कि जैसे मान लो हमारे पास मैग्नीशियम की छड़ है, मैग्नीशियम की छड़ है, इसको वायु की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, क्या बना? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बन गया था? श्वेत चूर्ण बना, श्वेत चूर्ण बना। अब मैंने क्या बोला कि ये अभिकारक है, ये बोला ना बच्चों, ये अभिकारक है, और ये वाला क्या है? ये वाला है उत्पाद, ये वाला क्या है? उत्पाद है, ठीक है? ये तो बताया मैंने कि ये अभिकारक है और ये क्या है? उत्पाद है। अब देखो अभिकारक क्यों बोला? क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं,
भाग ले रहे बच्चों, है ना, ध्यान सुनना। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? अभिकारक। सुन लेना डेफिनेशन अभिकारक की। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं उत्पाद। बात समझ में आएगा नहीं? तो अभिकारक किसे कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक कहलाएंगे, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं। अब इसको मैं एक और शानदार उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ बच्चों, ठीक है? शानदार उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ, आपके दिमाग में से कोई निकाल नहीं सकता कि कौन सा अभिकारक है कौन सा उत्पाद, ठीक है? ध्यान सुनो। जैसे बच्चों माता प्लस पिता, माता और पिता दोनों रिएक्शन करते, दोनों क्रिया करते हैं। माता और पिता दोनों क्रिया करते हैं और क्रिया करके एक छोटा सा बच्चा को जन्म देते हैं। पता है बच्चों? अब जो माता और पिता है ये यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। सही बात है कि नहीं? रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं बच्चों। तो अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे तो इनको क्या बोलेंगे आप? अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। और बच्चा ये अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रहा है बच्चों, ध्यान सुनो। अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रहा है, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? उत्पाद। तो माता पिता क्या है? अभिकारक, बच्चा क्या है? उत्पाद। यानी 9 महीने में बच्चा तैयार होता है, यानी उत्पाद तैयार होता है। बात समझ गए नहीं समझे? तो इन्होंने क्रिया की और तो क्या बन गया? बच्चा बन गया। बात समझिए? तो ये प्रोडक्ट होगा और ये अभिकारक होगा। यानी जो क्रिया करते हैं वो अभिकारक, और क्रिया के बाद जो बनता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। जो क्रिया करेंगे यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेंगे, जो क्रिया करने के लिए जो भाग लेंगे उसे अभिकारक, और जो अभिक्रिया के बाद बनते उसे हम क्या बोलने वाले हैं? उत्पाद बोलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात बच्चों? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, ये बात आपको समझ में आएगी। तो क्या समझा कि शब्द के रूप में कैसे लिखते हैं, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं बच्चों सूत्र के रूप में। किसके रूप में? सूत्र के रूप में। अब सूत्र के रूप में कुछ भी नहीं, ध्यान सुनना। शब्दों के स्थान पर ध्यान सुनना। सूत्र समीकरण जो लिखेंगे हम उसमें क्या लिखेंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि शब्दों के स्थान पर रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके, है ना, शब्दों के स्थान पर रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके क्या लिखेंगे? सूत्र समीकरण लिखा जाता है। इससे जो अभिक्रिया होती है वो संक्षिप्त बन जाती है, यानी छोटा रूप बन जाता है बच्चों, ठीक है? तो हम क्या करें यहाँ पर कि शब्दों के स्थान पर रासायनिक सूत्रों का उपयोग करके सूत्र समीकरण लिखा जाता है। बस। अब कैसे? देखो बच्चों ध्यान सुनो। जैसे कि हमारे पास शब्द समीकरण है, ध्यान समझना, शब्द समीकरण है हमारे पास शब्द समीकरण है। और शब्द समीकरण क्या है बच्चों? की मैग्नीशियम अभी जस्ट समझा, प्लस ऑक्सीजन, अभी बताया था बच्चों, ऑक्सीजन, और बन रहा है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ये बन रहा है, वेरी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो ये तो क्या है हमारे पास? शब्द समीकरण। अब सूत्र समीकरण कैसे लिखेंगे? सूत्र समीकरण तो हमने क्या बोला कि शब्दों के स्थान पर रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके सूत्र समीकरण लिखा जाता है। तो सूत्र समीकरण, मैग्नीशियम को हम क्या लिख देंगे? Mg, प्लस ऑक्सीजन को क्या लिख देंगे? O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या लिख देंगे? MgO। बात समझे नहीं समझे? तो ये क्या होगी? सूत्र समीकरण हो गया। क्या हो गया? सूत्र समीकरण। जैसे मान लो एक और लिखते हैं, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया, एक और एग्जाम्पल समझें। तो जैसे कि हम यहाँ पर शब्द समीकरण कहें कि शब्द समीकरण है हमारे पास, और शब्द समीकरण बच्चों जैसे अभी बताया था, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, और बन रहा है हमारे पास जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, बच्चों समझ रहे हो बात को? अब ये तो क्या होगी? ये तो होगी शब्द समीकरण। तो सूत्र समीकरण कैसे होगा? सूत्र समीकरण कैसे लिखी जाएगी बच्चों? सूत्र का उपयोग कर देंगे, उपयोग करेंगे, यानी जिंक को हम Zn लिख देंगे, प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 लिख देंगे,
रिएक्शन हो रही है बच्चों, रिएक्शन हो रही है, जिंक सल्फेट ZnSO4 आ जाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस H2 हो जाएगी। बात समझेगी, समझे? तो ये हमारे पास क्या होगी, सूत्र समीकरण होगी। यानी सूत्र समीकरण में कुछ भी नहीं है, शब्दों के स्थान पर रासायनिक सूत्रों का उपयोग करना है और इससे सूत्र समीकरण बन जाती है। ठीक है, ओके जी। तो आई होप बच्चों आपको सब समीकरण किस प्रकार से लिखा जाता है ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दो प्रकार से लिखा जाता है, शब्दों के रूप में और सूत्र के रूप में। अब बच्चों ध्यान सुनना, समझना बात को मेरे को, है ना, ध्यान से समझना। अब टॉपिक क्या है, रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो बच्चों जो रासायनिक समीकरण होगी ये दो प्रकार की होती है। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। ध्यान सुन लेना, रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है। नंबर एक पे होगा बच्चों, नंबर एक पे है बच्चों, नंबर एक पे हमारे पास कंकाली रासायनिक समीकरण। ध्यान सुनना, कंकाली रासायनिक समीकरण। और नंबर दो पे है बच्चों संतुलित रासायनिक समीकरण। पहली कंकाली रासायनिक समीकरण और दूसरी संतुलित रासायनिक समीकरण। अब कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होती है, कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होती है, किसे कहते हैं? कंकाली माता की बात नहीं कर रहा मैं, कंकाली माता की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कंकाली रासायनिक समीकरण की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहली कंकाली रासायनिक समीकरण और दूसरी है संतुलित रासायनिक समीकरण, दोनों के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चों कंकाली रासायनिक समीकरण। किसकी? कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होती है, दोनों सुनो ध्यान से। तो ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद, सुनना ध्यान से, ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद दोनों ही ओर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या असमान होती है, यानी समान नहीं होती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। उसे हम क्या कहने वाले, कंकाली रासायनिक समीकरण। वापस बोल रहा हूँ, ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद दोनों ही ओर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या असमान होती है, उसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे समझो बच्चों, जैसे हमारे पास समीकरण है Mg+O2 रिएक्शन बाई MgO, Mg+O2 रिएक्शन बाई MgO। समझा दिया बच्चों कैसे, ये सूत्र समीकरण। अब बच्चों ध्यान सुनो, इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, पता है ये बात आपको, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और इसको बोलते हैं उत्पाद। ठीक है जी, उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रहा है। अब बच्चों ध्यान सुनना, अभिकारक और उत्पाद जो है, अब इधर देखो हमारे पास दो प्रकार के परमाणु, एक तो मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन। ठीक है जी, अब मैग्नीशियम देखो यहाँ पर कितने, आप कहेंगे सर एक परमाणु मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, दो, क्योंकि यहाँ पर O2 लगा हुआ है तो दो परमाणु। इसी प्रकार इधर मैग्नीशियम की बात करें उत्पाद में, तो यहाँ पर कितना है, एक परमाणु मैग्नीशियम का। ऑक्सीजन का कितना परमाणु, एक है। तो अब मुझे बताइए, क्या अभिकारक और उत्पाद दोनों ही और परमाणु की संख्या समान है? आप कहेंगे सर मैग्नीशियम तो समान है लेकिन ऑक्सीजन इधर दो है और इधर कितना है, एक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या कहलाएगी, कंकाली रासायनिक समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाएगी। जब तक दोनों और परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगी उसे हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे, कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे। कोई दिक्कत? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आइए। एक और एग्जाम्पल बता देते हैं, एक और एग्जाम्पल बता देते हैं आपको, है ना। जैसे दूसरा एग्जाम्पल CH4+O2 रिएक्शन हो रही है और यहाँ पर बन रहा है CO2+H2। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देना, ये क्या है, अभिकारक है, ये क्या है, अभिकारक, और ये है उत्पाद। ठीक है, अब देखो दोनों ही तरफ अगर अपन बात करें अभिकारक और उत्पाद में, तो इधर कौन कौन से परमाणु, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इधर भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो इधर कार्बन कितना है, आप कहोगे सर एक है, हाइड्रोजन कितना है, H4 है ना, तो 4 हो गए, ऑक्सीजन कितना है, O2 यानी 2 हो गए। ठीक है जी, 2 हो गए। इधर कार्बन कितना है, एक है, अकेला ही है। ऑक्सीजन देखो 2 तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, कितना हो गया, 3 हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया। हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अब बताओ क्या इधर कार्बन एक, इधर भी एक, ठीक है मान लिया। इधर हाइड्रोजन 4, इधर कितना है, 2, ऑक्सीजन इधर 2, इधर कितना है, 3 है। इसका मतलब दोनों ओर परमाणु की संख्या समान नहीं है, असमान है। इसका मतलब क्या कहलाएगी, कंकाली रासायनिक समीकरण। क्या कहलाएगी बच्चों, कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाएगी।
कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाएगी। कोई दिक्कत वाली बात? वेरी गुड, कंकाली रासायनिक समीकरण ये कहलाएगी। ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत। तो अब नंबर 2 पे हमने क्या बात, कौन सी समीकरण थी? नंबर 2 पे थी संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, नंबर 2 पे कौन सी होगी? संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, नंबर 2 पे संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? ध्यान सुनो, ध्यान सुनो बच्चों। ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक व उत्पाद दोनों ही और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान होती है, उसे बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कि अभिकारक और उत्पाद दोनों ही और के जो परमाणु प्रत्येक परमाणु होता है उसकी जो संख्या वो क्या होनी चाहिए? समान। तो उसे क्या बोलते हैं अपन? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, बात समझिए। तो दोनों ही तरफ के परमाणु की संख्या समान है तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे बच्चों ध्यान सुनो, जैसे हमारे पास Zn प्लस H2SO4 रिएक्शन है ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, H2। अब बच्चों ध्यान देना, इधर कौन कौन से परमाणु? ये अभिकारक हैं, और ये क्या है? उत्पाद है। वेरी गुड। ठीक है, अब अभी इधर जो परमाणु है हमारे पास, एक तो जिंक है, एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है जी, इधर भी यही रहने वाले, Zn है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन होगा। परमाणु नहीं बदलते भाई, यानी कि अभिकारक और उत्पाद में परमाणु नहीं बदलते, सेम रहते हैं। तो जिंक देखें तो यहाँ पर एक है भाई, Zn अकेला है। हाइड्रोजन देखें तो 2, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। सल्फर देखो एक सिंगल अकेला पड़ा हुआ है बेचारा। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। इधर जिंक अकेला है, 1 है। सल्फर भी 1 है, सॉरी सल्फर कितना है? 1 है। सल्फर को भाई सल्फर के स्थान पे लिखना है ना, ध्यान रखना। सल्फर 1 है। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ध्यान सुनो, ऑक्सीजन 4 है यहाँ पर, और हाइड्रोजन कितना है? 2 है। हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, अब देखो जिंक इधर 1 है, इधर भी 1 है। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 है। ठीक है, मान लिया। सल्फर इधर 1 है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर भी कितना है? 4। इसका मतलब क्या समझे? दोनों ही तरफ परमाणु की संख्या क्या है? समान। इसका मतलब ये क्या होगी? संतुलित। ये हो जाएगी संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगी। कोई दिक्कत बच्चों? संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण हो चुकी है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, चलो जी, बहुत बढ़िया। अब हम बात करने वाले बच्चों, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बच्चों, ध्यान सुनना। देखो हमने यहाँ पर 2 समीकरण पढ़ी, एक तो कंकाली और एक संतुलित। अब माइंड में ये आता है कि फिर कंकाली है तो फिर उसको संतुलित करने की क्या आवश्यकता है ना? यानी क्वेश्चन आएगा बच्चों, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व बताइए, या संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता। तो दोनों ही तरफ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर दोनों ही टॉपिक आप याद रखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता, या फिर आपसे पूछ सकता है संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से सुनना है आपको ये बात, यानी हमें क्यों आवश्यकता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की। ठीक है, ये आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे किस प्रकार संतुलित किया जाता है, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी अगला जो वीडियो रहेगा उसमें पूरी डिटेल से आपको समझाया जाएगा किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। लेकिन अभी ये समझें कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की क्या आवश्यकता है, या टॉपिक हम बोल सकते हैं या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। बच्चों ध्यान पूर्वक सुनना बच्चों, ठीक है, मजा आने वाला। बच्चों आपने सुना होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था? द्रव्यमान संरक्षण के हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। अर्थात अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी अभिकारक तत्वों का जितना द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद तत्वों का द्रव्यमान होने वाला है। उत्पाद तत्वों का द्रव्यमान होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्यों होने वाला है बच्चों? क्योंकि द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। इसका मतलब पहले और बाद में दोनों, यानी रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो पहले और बाद में जो द्रव्यमान है वो समान रहने वाला है। दोनों तरफ द्रव्यमान क्या रहने वाला है? समान रहने वाला है। ठीक है, किसने बताया? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हमें ये बात पता चलती है। ठीक है, बात समझ में आई है? यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार
द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। अर्थात अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की क्या है, आवश्यकता है। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की क्या है, आवश्यकता है बच्चों। ठीक है, अब देखो ध्यान समझना, जैसे समझे हम उदाहरण के द्वारा समझें तो एक रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कार्बन का मतलब कोयला, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो बनता है बच्चों CO2। क्या बनता है ये, CO2। कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, यानी कार्बन मतलब वो कोयला, कोयले का दहन जब किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, पता होगा आपको। ठीक है, तो अब देखो कार्बन का जो द्रव्यमान होता है 12 ग्राम। ठीक है, 12 ग्राम प्लस एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान होता है बच्चों 16 ग्राम। कितना, 16 ग्राम। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन परमाणु से 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, ये तो अभिकारक की बात चल रही है, अभिकारक। ठीक है, अब उत्पाद की अगर अपन बात करें, कार्बन कितना, एक कार्बन का द्रव्यमान 12 ग्राम प्लस बच्चों ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो 2 का गुणा कर देंगे 2 से। देखो 12 ग्राम प्लस 16 दूनी 32 ग्राम। ठीक है, इधर भी 12 ग्राम प्लस 16 दूनी 32 ग्राम, तो ये हो गया 44 ग्राम और इधर भी 44 ग्राम। बात समझ में आई? तो इसका मतलब क्या समझे बच्चों, इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होगा उतना ही इसका होना चाहिए, उत्पादों का होना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की क्या आवश्यकता है या संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व होता है। तो बच्चों द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। अर्थात अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब किस प्रकार से संतुलित करेंगे वो हम अगली वीडियो में फुल डिटेल के साथ आपको समझाने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।